दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए घनघोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपके गांव का बच्चा आपका ज्वाइनिंग लेटर देखकर आपके जैसे बनने की सोचे। तब आपके माता पिता की आंखों में वो चमक होगी जो सालों से इंतजार में है। इसी क्रम में आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी आपको सही और सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने की दिशा में आपके साथ है। हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी में आज हम श्वसन तंत्र का कुछ एडवांस पार्ट आपको पढ़ाएंगे कि बोहर इफेक्ट क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं बोहर इफेक्ट क्या है और दूसरा पढ़ेंगे हल्डान इफेक्ट, इसे होल्डन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम बोहर इफेक्ट को समझते हैं, ये क्या है। रनिंग आप लोगों में सभी ने की होगी, उम्मीद है, नहीं तो अगर नहीं की है तो करना चालू कर दीजिए। तो मान लो आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो मांसपेशियों में क्या ज़्यादा बनेगा, O2 ज़्यादा बनेगा कि CO2 ज़्यादा बनेगा, बताइए। बोहर इफेक्ट क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है तो उसकी मांसपेशियों में क्या होगा, रनिंग के दौरान CO2 ज़्यादा बनेगा। जब CO2 ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को आपकी मांसपेशियों में छोड़ देगा, जिससे मसल्स को एनर्जी मिलेगी। रनिंग करते वक्त हम जोर जोर से सांस क्यों लेते हैं, कभी मुंह भी खोल देते हैं, नाक भी खोल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 बनना चालू हो जाती है तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को जल्दी 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 हमारी मांसपेशियों में छोड़ने लगता है। इतना आपको समझ में आया होगा, यही है बोहर इफेक्ट। इसे अब हम आपको एक परिभाषा दे देते हैं, आप समझ लीजिए। बोहर इफेक्ट, जब खून में CO2 ज़्यादा हो जाता है तब हीमोग्लोबिन O2 को आसानी से छोड़ देता है, यानी हाई CO2 रहेगा तो O2 रिलीज इजी होगा। तो स्वाभाविक बात है, प्रकृति को आपने देखा होगा, जैसे भूगोल का अगर किसी ने पढ़ा होगा टॉपिक, तो जो हवा चलती है काफ़ी तेज़ी से, जब कहीं किसी जगह पर निम्न दाब हो जाता, मतलब हवा की मात्रा कम हो जाती है, तो बाहर से हवा उसे भरने के लिए बहुत तेज़ी से आती है। वैसे ही जब जहाँ पे CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन O2 की पूर्ति के लिए आएगी, तुरंत ऑक्सीजन को छोड़ती जाएगा हीमोग्लोबिन, ताकि CO2 इतना मतलब O2 इतना कम नहीं हो जाए कि आपकी मांसपेशी डैमेज हो जाए CO2 के चक्कर में। ऐसे ही कभी जहाँ जहाँ O2 बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हीमोग्लोबिन CO2 को जल्दी छोड़ता है ताकि एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, इतना आप में समझ में आया होगा। अब ऐसा क्यों होता है भाई, हमारी मांसपेशियों में ऐसा क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं में होता है। और जहाँ मेटाबॉलिज्म होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बना, एक CO2 एक H2O एक ऊर्जा बना ना। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी तो CO2 बनेगा और एक जल बनेगा, ऊर्जा। O2 तो नहीं बन रही, क्या बताओ हमारी बॉडी में कभी O2 बनती है? ऐसा होता है कि C6H12O6 में प्लस CO2 कर दो और O2 बनने लगे, ऐसा होता है हमारी बॉडी में? बताइए श्रीमान, हमारा शरीर O2 नहीं बनाता है, ऑक्सीजन नहीं बनाता। ऑक्सीजन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, उसे हम बाहर में सांस के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, यह है बोहर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब मांसपेशियों में या आपके ऊतों में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, हम दो एरो लगा देते हैं, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो pH का स्तर क्या होगा? pH तो सभी लोग जान रहे होंगे ना। जब बताइए, आपके शरीर में जब CO2 बढ़ जाएगी तो आपका pH बढ़ेगा कि घटेगा? pH घट जाएगा। pH घटने का मतलब है हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है। कौन जिम्मेदार होता है? यही CO2। ठीक है,
पीएच गिर जाएगा हमारी बॉडी का। यही है बोर इफेक्ट। आप समझते हैं होल्डन इफेक्ट को। होल्डन इफेक्ट सेम बात बोल रहा है पर दूसरे पर्पज में। होल्डन इफेक्ट कहता है कि बॉडी के बे पार्ट, बे अंग, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देता है। आप कहोगे अरे यार बोर इफेक्ट में तो कह रहा है कि ऑक्सीजन को छोड़ता है। आप देखिए वो बात हम कर रहे थे कहाँ की, मांसपेशियों को, और ये होल्डन इफेक्ट बात कर रहा है हवा की। इसे कैसे याद रखें, इसे होल्डन को एच से हवा से याद रखें। अब आपके जो बॉडी है, बॉडी पार्ट में कहाँ हवा ज़्यादा होती है, हम विकल्प दे रहे हैं। आपके फेफड़ों में, आपकी किडनी में, आपकी आंतों में, आपके आग्नेयाशय में, कहाँ पे हवा ज़्यादा होती है। हाँ, आप सांस लेके कहाँ जाते हैं, फेफड़ों पे जाती है ना। तो ये फेफड़ों की बात कर रहा है होल्डन इफेक्ट, कि जब हम बाहर से बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को खींचते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी हो जाती है, O2 काफ़ी आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को वापस लंग्स में छोड़ देता है और O2 को ले लेता है। और O2 को लेके हीमोग्लोबिन कहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी के ऊतकों के पास, जहाँ CO2 बढ़ रहा है वहाँ O2 को ले जाता है, और वहाँ से CO2 को ले जाके फेफड़ों पे छोड़ देता है CO2 को, और CO2 को हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। पता है, आप सांस लेते हो पर सांस छोड़ते भी तो हो। जो सांस छोड़ रहे हो वो क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और ये देखिए पहले बताया भी थे आपको कि 0.04% रहती है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम छोड़ते हैं तो वो 4% हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखिए। ये है होल्डन इफेक्ट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसे कैसे याद करें, होल्डन को इफेक्ट को याद करो हवा से। बॉडी के उस पार्ट में होल्डन का काम होता है जहाँ हवा होती है। और इससे बोर इफेक्ट को याद कर लीजिए BC से। ये क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन इसमें जब जब कोशिका में ये CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तभी तो बोर इफेक्ट हो रहा है ना। तो बोर इफेक्ट किसकी मात्रा बढ़ा रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। बोर इफेक्ट ये कह रहा है, तो इसे BC से याद कर लो, BC। ठीक है, अब BC से कोई अलग अर्थ मत निकालना आप लोग, यही BC है। B से बोर इफेक्ट, C से कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये होगा 2 इफेक्ट। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं लग रही हैं, ज़्यादा हैं, आ जाएंगी, तो आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। अब ये बताइए, आप लोग बैठे होंगे कहीं ना कहीं, खड़े भी होंगे तो भी चलेगा। हम VC लिखते हैं, ये क्या है, रुकिए 1 मिनट रुकते हैं। अब क्या करते हैं, हम 4 नाम लिखते हैं। कितने, 4। एक तो TV, जिसे आप लिख लीजिए अपने पेन पेपर लिए हो तो टाइडल वॉल्यूम। दूसरा IRB, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा ERB, ये इंस्पायरेटरी है, ये एक्सपायरेटरी है। ठीक है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम RB, मतलब जो बचा हुआ उसका है, रेजिडुअल। वो नहीं सुना होगा आपने, अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं, वही रेजिडुअल वॉल्यूम जो बच जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब टाइडल वॉल्यूम को समझते हैं। आप कहीं खड़े होंगे या बैठे होंगे, ठीक है, आप सांस ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें जो हवा बाहर हो जाती है उसे ही कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आपके शरीर का टाइडल वॉल्यूम है वो। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जब बिल्कुल आराम से बैठे हैं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, रनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो हवा बाहर हो रही है, टाइडल वॉल्यूम, ये कितना होता है, लगभग 500 ml होता है। ठीक है, इतना समझिए। अब बताइए आप, अब आप क्या कीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, डॉक्टर ने कहा होगा ठीक है भाई, क्या होगा, एक बार गहरी सांस अंदर लो। तो आप डॉक्टर के पास जाके जब गहरी सांस अंदर लेते हैं तो क्या हो, नॉर्मल सांस लेने के बाद जितनी हवा जोर लगाकर और अंदर खींच सकते हो उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है इसका 5 गुना।
2500 वॉल्यूम का, 500, ये 500 ml था, इसका 5 गुना 2500 ml हो गया। ठीक है, 2500 ml हो गया। अब ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, एक गुब्बारा फुला के दिखाओ। जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं, और कितनी सांस बाहर निकाल लेते हैं हम गुब्बारा फुलाने में, 1000 ml। उसमें देखो हम अंदर लेने में अपने पेट में भर लेते हैं कि वो कितनी हो जाती है, 2500 ml। लेकिन जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो केवल 1000 ml ही बाहर निकाल पाते हैं। नॉर्मल में 500 ml निकालते हैं, और बहुत जोर से मेहनत करते हैं तो 1000 ml हो जाता है। ये ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चौथा है RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब ये है अवशिष्ट पर्वत। अब आपने सुना होगा अरावली भी एक समय हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत था, भूगोल में पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब वो इतना है, घिस घिसाने के बाद भी वो इतना बच गया है। वैसे ही मैक्सिमम सांस छोड़ने के बाद भी आपने गुब्बारा फुला दिया, उसके बाद भी हमारे फेफड़ों में कुछ ना कुछ हवा बची रहेगी। क्या फेफड़े खाली हो जाते पूरी तरह से? अरे भाई खाली हो जाएंगे तो आपके फेफड़े कोलैप्स कर जाएंगे, आपकी वहीं डेथ हो जाएगी। आप ये समझिए रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, ये हम प्राणवायु की बात कर रहे हैं। ये प्राणवायु है, वो ये कितनी होती है, 1200 ml। कितनी, 1200 ml। ठीक है, तो प्राणवायु कितनी होती है, 1200 ml। इतना सब लोगों ने समझ लिया। तो आप नॉर्मल में जो सांस ले रहे हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो कितना होता है, 500 ml। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है सांस खींचो, पूरी सांस अंदर खींचो एकदम जोर से, तो जोर से खींचते हो तो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, 2500 ml। और जब आप सांस छोड़ देते हो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अर्थात 1000 ml। और जब आपके शरीर में जो प्राणवायु बचती है, जो आपकी बॉडी से कभी भी बाहर नहीं जा सकती, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये कितना है, 1200 ml। 1200 ml। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब क्या हम करते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं, TB को भी जोड़ देते हैं, IRB भी को जोड़ देते हैं, ERB को और RB को इन चारों को जोड़ देते हैं, तो उसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, TLC कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो उसमें हम 4 चीज़ें जोड़ेंगे, एक टाइडल वॉल्यूम, दूसरा IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा जो प्राणवायु है उसका हमारा वो क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इन चारों को जोड़ देंगे, उसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, 6000 ml। आप इन सबको जोड़ दीजिए, 6000 ml के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये फेफड़ों की कुल स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इन चारों को जोड़ के इसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी इतनी होती है। अच्छा, ये जो है, जो रुकना, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम को, IRB को, ERB को। रेजिडुअल वॉल्यूम को यहाँ क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा बॉडी में रहना ही है परमानेंट, वो आपके बस से बाहर ही है। ये समझ लिया, आपकी इच्छा से नहीं होगा कि आप इच्छा से अपने 1200 ml जो प्राणवायु है वो निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे। तो इसे बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, यानी जितनी हवा ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर अंदर ही लो या पूरी ताकत से बाहर छोड़ दो, उसे जोड़ दो, तो वो है वाइटल कैपेसिटी। आपने रीवाइटल जरूर सुना होगा, सलमान खान प्रचार करते थे रीवाइटल का, वो एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई विटामिन का कैप्सूल था। वैसे ये वाइटल कैपेसिटी है, इसे बढ़ाना है तो रिवाइटल खाना है, ये नया प्रचार होगा। ठीक है, मतलब वाइटल कैपेसिटी बढ़ाओ तो रिवाइटल खाओ। इससे याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4800 ml। अब आप कहोगे वाइटल कैपेसिटी 4800 ml का होगी, भैया उसमें हमने 4 चीज़ें जोड़ी थी,
टीबी टाइडल वॉल्यूम, आईआरबी, ईआरबी और रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम जो प्राणवायु है 1200 ml, इसको हम जोड़ नहीं रहे, इसको हम जोड़ नहीं रहे। जब ये चारों जोड़ा था तब कितना था? लंग कैपेसिटी 6000 था, 6000 था ना। अब रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं जोड़ रहे हैं, तो 6000 में से 1200 घटा दो तो कितना बचेगा? 4800 ml बच रहा है। यही आपका वाइटल कैपेसिटी है। इतना समझ में आया होगा आपको। और तब भी आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप इस ट्रिक से इन सब चीज़ों को याद कर लो। टीवी आयरन रूम वेरी आउट। टीबी से होगा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आयरन से होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रूम से होगा या रेजिडुअल वॉल्यूम, और वेरी से हो जाएगा आपका वेरी मतलब हाँ ये होगा रेजिडुअल वॉल्यूम, और आउट से हो जाएगा आपका ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आउट मतलब क्या? बाहर, और बाहर हम करते किस में करते? ईआरवी में, ठीक है। अगर वैसे आपको सामान्य में समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको क्रम से याद रखना है तो आप टीबी आयरन रूम वेरी आउट कर लो। टीबी से टाइडल वॉल्यूम, आई से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रूम से रेजिडुअल, रूम का जो दोनों का आर भी है, ए आर और ए भी से रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा आर भी, और आउट से होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टीवी आयरन रूम आपका घर का एक ऐसा रूम जिसमें टीवी लगी हुई है, आयरन रखा है, मतलब बिजली का संबंधित काम होता है, वो रूम वेरी आउट है, बहुत दूर है। तो टीवी से टाइडल वॉल्यूम, रूम आयरन से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रूम के आर से और वेरी के बी से रेजिडुअल वॉल्यूम, आउट से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नहीं हो गया होगा तो आपने ये ट्रिक लिख ली होगी, आप लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। आपके कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। आपकी नौकरी जरूर लग जाए, ईश्वर से कामना करते हैं।